यह क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से सही है। पहला कथन हम लोग देख लेते हैं। महान्यायवादी पद पर ऐसे व्यक्ति नियुक्ति होगी, ऐसे व्यक्तियों की जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के अहर्ह हो। और दूसरा आपका ऑप्शन है महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो आप लोग जैसा जानते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है वह आपका इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका आगे हम लोग ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में देखेंगे। पहला आपका है 1 और 2 दोनों, और बी आपका ऑप्शन है न तो 1 और ना ही 2, और सी आपका ऑप्शन है केवल 2, और डी आपका ऑप्शन है केवल 1। तो डी यहाँ पर जो है यही आपका सही है, क्योंकि महान्यायवादियों की जो नियुक्ति की जाती है महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की, वह ऐसे व्यक्तियों के रूप में होते हैं जो कि उनकी योग्यता ऐसी होती है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की उनके पास योग्यता होती है, उन्हीं को यह नियुक्त किया जाता है अटॉर्नी जनरल। फिर उसके बाद सरकार के यह लीगल एडवाइज़र होते हैं, और उसके पास सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ऐसे ही सरकार नियुक्ति करती है, और यह प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, न कि यह इनको उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्याख्या की व्यवस्था की गई है, और इनकी नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और महान्यायवादी पद के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के किसी न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती है। अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसके लिए जो योग्यता आवश्यक होती है वहीं आपकी इनके लिए अटॉर्नी जनरल के लिए भी आवश्यक होती है। अर्थात उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के अनुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी सरकार जब तक चाहती है तब तक बने रहते हैं। और अन्य रूप में भी वह जैसे रेजिग्नेशन के द्वारा भी, त्यागपत्र के द्वारा अभी हाल ही में देखा गया है, तो त्यागपत्र के द्वारा भी वह अपने पदों से विमुक्त हो सकते हैं। और वहीं बात की जाए कि अटॉर्नी जनरल एक ऐसा पद है कि यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, जबकि इनके पास संसद सदस्य होने की कोई योग्यता नहीं होती है, लेकिन यह इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, भारत के राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है, ऑब्लिक है। पहला आपका ऑप्शन है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज दैट यूपी है, यूपी में अगर 403 विधानसभा के टोटल सदस्य हैं, तो इसमें विधान परिषद के जो सदस्य होने चाहिए वह लगभग आपके सपोज दैट 133 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर यही बात किया जाए 133-34 आएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो भारत में, अरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए विधान परिषद में तो वह 100 के करीब है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और वहीं दूसरी ऑप्शन आपका है कि एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य
अवश्य ही होने चाहिए। यह भी आपका ऑप्शन आपका सही है। अगर हम लोग कूट के माध्यम से इसका ऑप्शन देख लें तो पहला जो कूट है वह 1 और 2, बी जो है केवल 2 और सी जो है केवल 2 और डी जो है न तो 1 न ही 2। तो बी यहाँ पर जो है वो केवल 1 है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि विधान परिषद के लिए जो निर्धारित की गई है वह संविधान में इसी अनुसार व्याख्या किया गया है। और यह भी मानक कुछ राज्यों को छोड़कर, अपवाद जिन्हें विशेष प्रबंध किया गया है उनको छोड़कर। तो आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, यह वाला आपका मिस्टेक हो गया है, इसको यहाँ तक ऊपर तक वही है सेम। तो यहाँ पर 1 और 2 है आपका उत्तर। और यह अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। और परिषद में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वह विधानसभा में जो कुल संख्या है उसका 1/3 होगी और न्यूनतम 40 निश्चय की गई है। विधान परिषदों में कुल सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उनका जो चयन होता है वह किस आधार पर होता है, वह 1/3 जो होते हैं सदस्य स्थानीय निकायों से होते हैं या लोकल बॉडी के द्वारा यह चुने जाते हैं। वहीं 1/12 जो हैं वह आपके सदस्य ऐसे होते हैं जो राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं, मतलब जो ग्रेजुएट होते हैं उनको वोटिंग देने का राइट है। और वह टोटल का 1/12 जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो होती है वह ग्रेजुएट स्नातक के द्वारा की जाती है। वहीं 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों को चुनने का अधिकार है, लेकिन अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसे टीचर होने चाहिए जो कि आपके माध्यमिक से उनका कम योग्यता न हो, यानी कि वो प्राइमरी के टीचर नहीं हो, तो वह भी एमएलसी बनने के लिए योग्य होते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव जो होता है वह विधानसभा सदस्यों द्वारा जो एमएलए होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। और जो शेष 1/6 सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वह आपके राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आबलिक से कथन सही है आबलिक हैं। पहला आपका ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। आइए हम लोग कूट से देख लेते हैं। पहला जो है इसमें सही उत्तर चुनना है 1 और 2, और बी आपका ऑप्शन है केवल 1, और सी आपका ऑप्शन है केवल 2, और डी आपका ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है यही आपका सही है, केवल 1, यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, यानी कि अगर घोषणा से पूर्व वह जो भी कार्य किए हैं वह मान्य होते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं निर्णय जो है वो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं होंगे, यानी कि जो कथन 1 है
वह आपका सत्य है। आइए 46 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेके आखिरी गतिविधि तक। पहला जो है प्रारूप समिति की नियुक्ति, और दूसरा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया, और तीसरा जो है आपका भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और चौथा आपका है संविधान सभा का प्रथम बैठक। तो यहाँ पर हम लोग क्रमशः देखेंगे, तो इसके अनुसार आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। जो संविधान सभा का सबसे पहला जो बैठक था, यही इसमें सबसे पहले था, और यह आपका 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो हम लोगों का एक ऑप्शन यह मिल रहा है, एक ऑप्शन यह मिल रहा है, यह और यह आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो होता है वह आपकी प्रारूप समिति का नियुक्ति किया जाता है। तो यह भी आपका ऑप्शन यह भी मिल रहा है, यह भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया, यह आपका 26 नवंबर को किया गया था। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन ए है, यानी कि तीसरा भी मिल गया, जबकि यहाँ पर दूसरा मिल गया, तो यह तीसरे स्टेप पर आएगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यही सही है, और तीसरा जो होगा वो सबसे अंत में होगा, क्योंकि संविधान जो लागू हुआ था उसकी प्रवृत्त होना यानी फोर्स में आना, उसकी आगे सबसे लास्ट की तिथि है। आइए हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। उपर्युक्त घटनाओं के कालानुक्रम के अनुसार देखा जाए तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी में अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए थे वह आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अगर वहीं बात की जाए प्रारूप समिति की नियुक्ति की बात, तो यह आपका 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगर भारतीय संविधान के अंगीकृत अधिनियमित की बात की जाए तो यह आपका 26 नवंबर 1949 को है। अगर भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि की बात की जाए तो यह 26 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी दिन भारत गणतंत्र हो गया था, यानी यहाँ पर जो वंशानुगत शासन है उसकी समाप्ति हो गई थी, और लोकतंत्र के द्वारा जो जनता के द्वारा चुने गए शासक हैं उनकी नियुक्ति होने लगी थी। अगला आपका है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप लिख सही हैं। पहला, पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। यह आपके अशोक मेहता समिति हैं। आप लोग जैसा जानते हैं 1975 में जून में भारत में इमरजेंसी लागू किया गया था, और यह 1977 तक इमरजेंसी चला था। 1977 में आम चुनाव होता है, उसमें जो कांग्रेस वर्तमान है उसमें उस समय पूर्व की जो इंदिरा गांधी जी थी वह हार गई थी। हारने के बाद जनता पार्टी मोरारजी देसाई की अध्यक्षता प्रधानमंत्री उनके नेतृत्व में देश की कमान आती है। चूँकि यह सरकार बहुत कम समय में चलती है और सरकार गिर जाती है, और उसी समय अशोक मेहता समिति का गठन किया जाता है, और वह अपना प्रतिवेदन 1977 में अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं जी, और उसी रिपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है। दूसरा आपका ऑप्शन है राज्य स्तर के नीचे के पर्यवेक्षक हेतु खंड को विकेंद्रीकृत का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका ऑप्शन जो है देखा जाए तो दोनों 1 और 2 इसमें सही पूछा है, और बी देखा जाए केवल 1 और सी देखा जाए केवल 2 और डी देखा जाए तो केवल न तो 1 और न ही 2। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है केवल 1 यही आपका सही है। जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ, सबसे पहले 1952 में जो आपका सामुदायिक
आया था आपका, उसके लिए जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो अध्यक्षता किए थे वह आपके बलवंत राय मेहता किए थे, और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी जो वर्तमान समय में है। उसके बाद अशोक मेहता समिति गठित की गई 1977 में, और उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। चूँकि आप लोग अशोक मेहता 2 नाम है, वहीं बलवंत राय मेहता में 3 है, तो इसलिए उसे त्रि और इसे द्वि के रूप में याद रखने का सबसे आसान तरीका होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है या ऑप्शन बी आपका सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अशोक मेहता की अध्यक्षता में वर्ष 1977 में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया था, और अपनी रिपोर्ट यह है 1978 में सौंपी थी, और इसमें पंचायती राज की पद्धतियों को पुनर्जीवित करने और मजबूत हेतु सिफारिशों को शामिल किया गया था। इसमें जो मुख्य सिफारिश थे उसके बारे में देख लेते हैं। त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलाव करना, और पंचायती राज चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी को बढ़ावा देना। यह वर्तमान समय में आज भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसे अर्बन बॉडी में आपका जो होता है उसमें पार्टी के थ्रू, वैसे ही लोकल बॉडी में भी यह बात चल रहा है कि पार्टियों का हस्तक्षेप बढ़े, और चूँकि जब पार्टियों का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो वहाँ पर बहुत सारी वैसी निगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका पॉजिटिव भी पड़ेगा। तो चूँकि अभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यानी कि लोकल बॉडी जो है वहाँ पर अभी राजनीतिक दलों का उतना हस्तक्षेप नहीं है। अगर वहीं तीसरा बात किया जाए तो राज्य स्तर के नीचे के लोक निरीक्षक में विकेंद्रीकरण के लिए जिला को प्रथम बिंदु होना चाहिए, जबकि हमारे ऑप्शन में जो दिया था वह खंड दिया था यानी कि ब्लॉक। तो यानी आपका जो दूसरा है वह गलत हो गया और पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान का भाग सुमेलित नहीं है? राजभाषा भाग 17, और आपका है संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10, अधिकरण भाग 11। तो यह आपका जो है वो डी ऑप्शन सही है, इसमें यही आपका सुमेलित नहीं है। ट्रिब्यूनल की बात की गई है जो कि 11 में नहीं है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अधिकरण भारतीय संविधान के 14 का अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख में प्रावधान किया गया है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका और पंचायती राज आयोग। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे, 2 भारत में चुनाव आयोग हैं। एक आपका जो है वह उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और दूसरा जो है वह आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो जो यह इलेक्शन कमीशन होता है इसकी जो भूमिका होती है चुनाव कराने में, आपका लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, साथ ही साथ आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कराने का वह होता है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। वहीं अगर राज्यों में जो चुनाव आयोग होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है वह आपका जो लोकल अर्बन बॉडी है और साथ ही साथ रूरल है, दोनों की जिम्मेदारी राज्य चुनाव आयोग की होती है। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। पंचायतों में चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 243 के में किया गया है, और पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव प्रक्रियाओं को तैयारी, देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण, पंचायतों के सभी चुनावों
को संपन्न कराने की जो जिम्मेदारी होती है, यानी कि शक्ति जो होती है, वह आपका राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आबलिक से सही है? तो आपका पहला देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है आपका अनुच्छेद 109 के कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। वहीं अगर दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होता है वह स्पीकर करता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही पूछा है, और केवल 2 बी जो है आपका न तो 1 न ही 2, और डी आपका ऑप्शन है केवल 1। तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है, यानी केवल 2। दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है इसका अध्यक्षता जो होता है आपका स्पीकर करता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर अगर मान लीजिए वह नहीं है तो जो उपाध्यक्ष हैं वह करेंगे, फिर वरिष्ठतम चुने जाते हैं। ऐसे ही प्रक्रिया होती है इसकी। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में 108 अनुच्छेद के तहत, वहाँ पर क्या था 109 था, तो इसलिए पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया, के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसमें 3 परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है। यदि विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, यदि सदन विधेयक के किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, या दूसरे सदन द्वारा बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाए, तो उपयुक्त तीनों स्थिति में, जो उपयुक्त तीनों परिस्थिति दी गई है कंडीशन, सदनों परिस्थितियों में विधेयक को निपटाने और इस पर चर्चा करने और मत देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा, इसमें देख लीजिए राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है या बुलाया जाता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विदित हो कि संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामले में आहूति की जाती है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पहली बार जो संयुक्त बैठक थी लोकसभा और राज्यसभा की, वह आपका जिस चीज़ पर लाया गया था वह आपका दहेज अधिनियम 1961 पर लाया गया था। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? आपका पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका हम लोग देखें तो सबसे पहले जो आया था वह आपका 15 वर्षों के लिए आया था, जब संविधान भारत में संविधान प्रारंभ किया गया था 1950 में। तो उसके बाद 1965 तक जो यह स्थिति थी उसमें यह कहा गया था कि तब तक अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब आज़ाद हुआ था भारत, तो हमारी डिपेंडेंसी जो पूरी तरह थी वो उनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे उस पर थी, और हमारे यहाँ उतनी संसाधन नहीं था कि हम लोग एक बैग डाइवर्ट कर सकें। आइए हम लोग व्याख्या कर देख लेते हैं। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से लेके 343 से लेके 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णित किया गया है। और संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों तक जो अंग्रेजी का प्रयोग होगा वह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाएगा और आधिकारिक प्रयोजनों के लिए जारी रहेगी, जिसके 1950 के पूर्व इसका उपयोग होता रहा है। और राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा सभी सरकारी कार्यों व संसदीय कार्यवाही में अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के साथ ही
हिंदी का भी प्रयोग उपबंध किया गया। इसी अधिनियम में अंग्रेजी का प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, क्योंकि इसमें जब यह पारित हुआ तो कहा गया हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, तो उस समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए, और उस आंदोलन को जो वर्तमान समय में उससे जो दक्षिण के उपजे हुए नेता हैं या उनके जो पीढ़ियां चल रही हैं, उनकी अहम भूमिका थी। 1968 में बहुत बड़ा विरोध हुआ था पूरे भारत लेवल पर, भारत और खासकर दक्षिण जो नॉन हिंदी बेल्ट राज्य हैं वहाँ पर। आइए हम लोग 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन हैं? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज। तो आपकी जो इसमें ऑप्शन है यह ऊपर नीचे हो गया है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है मीरा कुमार, यही आपकी पहली महिला स्पीकर हैं, और यह जो कांग्रेस सरकार थी उसी समय यह थी, और यह बाबू जगजीवन राम की सुपुत्री हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी, जो जून 2009 में 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइए कि इस समय जो 2024 में लोकसभा चल रहा चुनाव होने वाला है, यह कौन सी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान 2023 में 17वीं लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला हैं, और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उन्होंने 2007 से 2012 तक, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जब रिटायरमेंट हुआ, तो उससे पहले जो नियुक्त हुई थी वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही भारत की राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई थी, और यह 12वीं राष्ट्रपति थी। जबकि अगर बात किया जाए APJ अब्दुल कलाम जी की, तो वह 11वें राष्ट्रपति भारत के थे। 53वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, कार्योत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। जो इसमें है वह आपका सी ऑप्शन है, यातना के विरुद्ध निषेध, यही आपका अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण प्रदान करता है, उसके तहत इसमें यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है। जबकि दोहरे दंड का प्रावधान अनुच्छेद 20 क्लाज 2 में है आपका कार्योत्तर विधि, जिसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहा जाता है। अनुच्छेद 20(1) तथा स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के से निषेध का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 20(3) इसका हिस्सा है। अनुच्छेद 20 कार्योत्तर विधि अर्थात ऐसी विधियां जो कि आरोप के समय प्रवृत्त नहीं हैं, एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं 54वां। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा जो है आपका कारण है। अभिकथन जो दिया गया है यहाँ पर है, ऊपर नीचे हो गया है। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कारण जो है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है सही ऑप्शन चुनना है। पहला है ए सत्य है किंतु आर गलत है। वहीं बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही व्याख्या
नहीं करता है। अगर वहीं बात किया जाए सी का, तो ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगर डी की बात की जाए तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का व्याख्या करता है। यही आपका, यह भी आपका है कि ए और आर दोनों कथन आपके सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो आपका जो बी है यही आपका सही है। ए जो है वह आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। आइए हम लोग इस पर डिटेल में आगे चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन का जो शक्ति है वह संसद को प्रदान की गई है, प्रावधान किया गया है। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है और संस्तुति के पूर्व राष्ट्रपति अध्यादेश संबंधित राज्य की विधानसभाओं का मत जानने के लिए भेजता है और यह मत निश्चित समय सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति जो है वह राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं और इसे स्वीकार भी कर सकते हैं अथवा अस्वीकार भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर यह डिपेंड करता है। आइए हम लोग 55 क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कौन से कथन सही है सही है। पहला जो है आपका, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजन किया जा सकता है। अगर वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए तो संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित यानी कि रेगुलेट करने का अधिकार होता है। यहाँ पर अगर कूट की बात की जाए तो पहला जो ऑप्शन है वह केवल 2 और बी है न तो 1 न ही 2, सी जो है केवल 1 और डी जो ऑप्शन है केवल दोनों 1 और 2 दोनों। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए। इसका जो आपका ऑप्शन है वह दोनों सही है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों अगर इस आधार पर देखा जाए तो डी जो उत्तर है यही आपका सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजन किया जा सकता है और जो संसद को अपने किसी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय का प्रावधान किया गया है। संसद के दोनों सदनों को पृथक सचिवालय का स्टाफ होता है, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के अलग सचिवालय का स्टाफ होता है और यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान होते हैं, यानी दोनों पद कॉमन होते हैं। उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं और दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। अतः दोनों कथन जो है आपका सही है। आइए हम लोग 56 देख लेते हैं। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला आपका ऑप्शन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इस पर आप लोग विचार कीजिए। और दूसरा आपका कथन है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर हम लोग कूट के माध्यम से सही उत्तर देख लेते हैं। तो पहले पर अगर देखें तो पहला आपका है केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 न तो 1 और न ही 2, और डी आपका ऑप्शन है केवल 1। तो राज्य वित्त आयोग संघ वित्त आयोग जो होता है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, और यह जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति की बात की गई है यह आपका आर्टिकल
280 क्लाज 1 में की गई है और इसी में बतलाया गया है इनकी योग्यता कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन कहीं विधि विशेषज्ञ होने चाहिए और यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को नहीं भेजते हैं। यह अपना प्रतिवेदन जो सौंपते हैं वह राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसको जो है कि संसद में रखो, फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है। अगर इस अनुसार देखा जाए तो हमारा जो सी ऑप्शन है यही सही है, ना तो एक ही सही है और न ही दो है। आइए हम लोग डिटेल में आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। यह क्वासी जो है आपका जुडिशियल है बॉडी है और वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वित्त आयोग अपना रिपोर्ट जो है वह राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों में रखता है। विदित हो कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? पहला है आपका उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना, और आपका यह थोड़ा गलत हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। और बी ऑप्शन आपका है पर्यावरण का संरक्षण, और सी आपका ऑप्शन है अभिभावक बच्चों को शिक्षा देने का अवसर दिलवाए, और डी आपका ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है यही आपका सही है। पर्यावरण संरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 48 में की गई है और साथ ही साथ यह 51 के क के 6वें भाग में यह उल्लिखित है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का और मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में जो उद्योगों के कर्मकारों का भाग लेना तथा समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43 का एवं 44 में आपका यूसीसी की बात की गई है, जबकि अभिभावक बच्चों को शिक्षा दिलवाने का अवसर केवल मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 का ट यानी कि 11वां जो है यह शामिल किया गया है। यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जबकि आपका RTE राइट टू एजुकेशन आया था, तभी इसको जगह दिया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? पहला आपका है इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। बी आपका ऑप्शन है इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया होता है। और आपका सी आपका ऑप्शन है यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। वहीं अगर डी आपकी बात किया जाए तो इसमें ए और सी दोनों है। तो यहाँ पर अगर उत्तर की बात की जाए तो यह आपका बी जो है यही सत्य नहीं है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होता है, यह गलत है। आप लोग जैसा जानते हैं जो ग्रामीण है यह आपका आर्टिकल 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992-93 में यह लाया गया था, और यह जो है एक अम्ब्रेला के रूप में प्रोवाइड करता है और उसी के अनुसार राज्य विधानसभाओं में इसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसकी शक्तियों का निर्धारण सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड ख
के अनुसार ग्राम सभा का तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायतों के क्षेत्र के भीतर जो समाविष्ट हैं किसी भी ग्राम के निर्वाचन की नियमावली जो नामावली होती है में पंजीकृत सभी व्यक्ति से मिलकर बनता है, यानी जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वह सभी लोग मिलाकर। और अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन कर सकेगी जो कि किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं। सामान्य तौर पर ग्राम सभा के कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे कि राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होती हैं, यानी कि जिस प्रकार राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका कार्य करती है उसी स्तर प्रकार आपका ग्राम स्तर पर जो ग्राम सभा होती है वह भी काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो इसका जो ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन ए जो है यही सही है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो वह अपने जो त्यागपत्र होता है वह संबोधित जो करते हैं वह राष्ट्रपति को करते हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लाज 2 के परंतु खंड क के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपनी हस्ताक्षर सहित लेख पत्र यानी कि जो त्याग है उसके द्वारा त्याग पत्र है उसके द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। अगला आपका प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सहित सुमेलित नहीं है। पहला आपका ऑप्शन है तीसरी अनुसूचित, यह शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। और आपका बी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता। और फिर आपका सी ऑप्शन है 8वीं अनुसूची भाषाएं और 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है तो इसमें जो डी ऑप्शन है यही आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है इसमें राज्य की सभा में स्थानों का आवंटन का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर वहीं 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो जो दल बदल कानून था वह 52वां संविधान संशोधन था और यह 1985 में लाया गया था। उस समय एक केस ऐसा आया था जो हरियाणा राज्य से था कि एक महोदय थे, सांसद थे, वह शाम को किसी और पार्टी में जाते थे तो सुबह किसी और में तो फिर किसी और में, जिससे सरकार में अस्थिरता पैदा हो गई थी। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने दल बदल परिवर्तन कानून लाया था जिसे जो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और यह 52वां संविधान संशोधन 1952 में लाया गया था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 8वीं अनुसूची है, यह भाषाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। प्रश्नगत विकल्प में डी जो है यही सुमेलित नहीं है जैसा बतलाया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन का प्रावधान है यह 4थी अनुसूची में शामिल किया गया है और 9वीं अनुसूची में भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों एवं अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनिमय से सम्मिलित है। यह जब भूमि सुधार कानून आया था तो उस समय यूपी में अन्य राज्यों में बहुत विरोध हुआ था। जो उस समय लेखपाल थे उनके पूरे के पूरे जो थे वह सभी के सभी अपना त्यागपत्र इसके विरोध में दे दिए थे, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दी गई थी जो कि एकदम क्या कहा जाए, अगर वह एक जो
पुरातन काल से चली आ रही थी, उस जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन की बात की गई थी। तो यही आपका भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा यही कानून है उसके उन्मूलन से संबंधित, और इसे आपका शेड्यूल 9 में रखा गया था और एक विशेष प्रावधान के तहत। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लीजिए विभिन्न देशों में जो भारत के मजदूर जाते हैं, वर्कर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको उनके अनुसार स्किल डेवलप करने के लिए, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की बात किया जाएगा। यह आपका है, यह 2023-24 के बजट में आया था। अब जो है अंतरिम बजट आया है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 50, 20 यह ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, और आपका बी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 30। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यही आपका सही है। 2023-24 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर जो विभिन्न देशों में अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो स्किल डेवलपमेंट इंडिया केंद्रों की, अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों की स्थापना की बात की गई थी, तो उसमें 30 केंद्र स्थापना की बात किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं के कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापित किया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था? आप यह मिड डे मील का नाम सुने होंगे, यह आपका उसी पर है कि इसको पोषण के रूप में न्यूट्रिशन बेस कब किया गया था, पीएम न्यूट्रिशन स्कीम। यह आपका ऑप्शन ए है 2020, बी ऑप्शन उसके बाद है 2019, फिर उसके बाद सी ऑप्शन है 2018, डी ऑप्शन है आपका 2021। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका ऑप्शन डी है, यानी कि वर्ष 2021 में जो था वह आपका जो बात किया गया था वह मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण में बदल दिया गया था 2021 में। मिड डे मील योजना की बात किया जाए तो यह शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था, और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम था, और इसे 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण योजना कर दिया गया था। इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के छात्रों के लिए भी शामिल किया गया है। अगर बात किया जाए तो मिड डे मील जो योजना है वह आपका 1995 में लॉन्च किया गया था, और इसको बाद में धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1998 में या जो जूनियर होते हैं वहाँ पर जूनियर प्राइमरी विद्यालय उसमें भी यह लॉन्च किया गया था, और फिर 2021 में इसे पीएम पोषण योजना के तहत इसे सम्मिलित कर दिया गया था, बदल दिया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। आगे आइए 63वां सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है फैशन, ग्रॉसरी, जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारत ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेगा। पीएमआई सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, और वहीं सी आपका ऑप्शन है 75 डिजिटल बैंक इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई है, और डी आपका ऑप्शन देखा जाए जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विसेज 16% से ऊपर
गया है, तो इसमें सही नहीं पूछा गया है। तो यह आपका जो उत्तर होगा यह आपका ए होगा। यह जो है यही आपका सही नहीं है। फैशन, ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारत ई कॉमर्स बाजार में 2/3 हिस्से में अपना स्थान बना लेगा। यह गलत है आपका। आर्थिक सर्वेक्षण फैशन 2023 के अनुसार ग्रॉसरी और जनरल मर्चेंडाइज 2027 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार में लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान बना लेगा, जबकि आपका वहां 2030 तक दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का आबलिक के प्रकार हैं? पहला है पूर्ण परम निर्धनता, दूसरा है सापेक्ष निर्धनता, और आपका तीसरा है व्यक्तिपरक निर्धनता, और चौथा है प्रकार्यात्मक निर्धनता। नीचे कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करना है। पहला आपका है केवल 1 और 4, और जो आपका बी ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गया है 1, 2, 3, और सी आपका ऑप्शन है केवल 3 और 4, और डी आपका ऑप्शन है केवल 1 और 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका बी है 3 और 4, सॉरी बी जो ऑप्शन है केवल 1 और 2 और 3, यानी कि आपका परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता है। यही आपका निर्धनता के प्रकार हैं। सामाजिक आधार पर गरीबी, सापेक्ष गरीबी और व्यक्तिपरक गरीबी, शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी। यूएनडीपी ने 1995 में गरीबी के 2 रूपों को वर्गीकृत किया था। एक आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, यानी कि निरपेक्ष गरीबी, और दूसरा है संपूर्ण रूप से गरीबी, यानी कि सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच में कितनी विषमताएं हैं, यानी कि अगर एक भाग देखा जाए इसमें विभिन्न लोग हैं तो उनके आय में कितनी डिस्पेरिटी यानी कि विषमता है, इसकी सापेक्ष की बात इस संदर्भ में करता है। सापेक्ष गरीबी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि गरीब लोगों की मात्रा क्या है, और इस कमी को दूर करने के लिए निरपेक्ष गरीबी बात करते हैं। इसके अंतर्गत एक मानदंड के आधार पर तय करते हैं कि कितने लोग इस निश्चित मापदंड के नीचे हैं और उन्हें हम गरीब कहते हैं। इस मापदंड को गरीबी रेखा कहा जाता है, यानी कि निरपेक्ष गरीबी में एक लाइन खींच दी जाती है कि $2 से नीचे ऊपर जिनकी आमदनी है वह पॉवर्टी के श्रेणी में नहीं आएंगे, जिनका पर डे, और जिनका पर डे $2 से कम है वही पॉवर्टी के अंतर्गत आएंगे। इसमें वर्ल्ड बैंक है 2 प्रकार का मानक बनाती है। उसी तरह भारत सरकार भी ग्रामीण और अर्बन लेवल पर अलग अलग मानक होता है। तो यह जिस देश में परचेजिंग पावर पेरिटी जैसा होता है, वहाँ पर क्रय शक्ति समता जैसी होती है, उसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? पहला आपका है मातृत्व मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। दूसरा आपका है केवल मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना। सी आपका ऑप्शन है केवल शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, और आपका केवल नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। अगर बात किया जाए 65वां क्वेश्चन का, तो इसमें जो आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और एमएमआर यानी कि जो मातृत्व मृत्यु दर है एमआर एंड आपका जो नवजात IMR, दोनों के बारे में
यह बात किया गया है जननी सुरक्षा योजना में। और यहीं अगर बात किया जाए एमएमआर का, जो प्रसव के बाद 42 दिनों के अंदर, यह पॉइंट याद किए रहिएगा, 42 दिनों के अंदर यदि प्रसव करने वाली जो महिला हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह एमएमआर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। अगर वहीं आईएमआर की बात किया जाए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात किया जाए, तो नवजात का जब जन्म लेता है उससे 28 दिनों के अंतर्गत भीतर ही अगर नवजात की मृत्यु हो जाती है तो उसे आईएमआर के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसीलिए जननी सुरक्षा योजना को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो प्रसव संबंधी जो गांव में या वैसे लेवल पर असुरक्षा, जो हाइजेनिक का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो उसे प्राथमिक अथवा सीएचसी में यह काम कराया जाता है, तो वहाँ पर मरने का जो मोर्टिलिटी रेट है वह एकदम डाउन हो जाता है और इसमें बहुत अच्छा सुधार भी देखा गया है। तो आपका जो ये ऑप्शन है यह सही है। आइए हम लोग देख लेते हैं आगे। जननी सुरक्षा योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे नेशनल मेटरनिटी बेनिफिट स्कीम के स्थान पर 12 अप्रैल 2015 से शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित करना है। यानी संस्थागत प्रसव का मतलब जो गवर्नमेंट या तो जो वैसे हेल्थ सेंटर हैं वहाँ पर यह प्रसव कराया जाए, और यह योजना यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि प्रसव पर जन्म कुशल परिचरों द्वारा कराया जाए, जिससे कि मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, जैसा कि मैं पहले ही बतला दिया हूं आप लोगों को। आइए अगला देख लेते हैं। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आवलिक है। पहला आपका कथन है, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। और वहीं आपका बी ऑप्शन है, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। और इसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन दिया गया है वह आपका पहला ऑप्शन है दोनों 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 1 और सी ऑप्शन आपका है केवल 2 और डी आपका ऑप्शन है न तो 1 ना ही 2। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपका 6वां जो है वो आपका बी ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 1। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा का जो आवंटन किया गया था उसमें सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की गई थी उसके बजट में। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती की बात की गई थी और 23 में मनरेगा के लिए 89,400 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। वहीं संघीय बजट 2023-24 में आपका 60,000 करोड़ रुपए बजट की बात की गई थी। अगर इसके अनुसार देखेंगे तो दोनों में जो अंतर है आपका 29,400 करोड़ रुपए का है, जो कि बहुत बड़ा एक बजट का एक अमाउंट होता है। आप लोग जैसा जानते हैं मनरेगा जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिमांड बढ़ाने के लिए एक सबसे प्रमुख स्कीम, और यहाँ तक कहा जाए कि गरीबी से बाहर निकालने में भी बहुत इसका अमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। और 2008 की जो महामंदी आई थी उसमें भारत को अगर भी शेप में बाहर निकालने का अगर बात किया जाए तो उसमें इस मनरेगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि जो मंदी के समय यह होता है कि आपका मांग में एक बैग गिरावट आ जाती है और जिससे कि अर्थव्यवस्थाओं पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब मांग में कमी आती है। और इसी को मांग को जनरेट हुआ था जो कि मनरेगा में जो एलोकेशन किया गया था और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लागू किया गया था। उसी का परिणाम था कि
2008 की जो मंदी थी उससे भारत भी शेप में यानी कि तुरंत गया और तुरंत आपका मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन, अगर अन्य देशों का देखा जाए तो कुछ डब्लू के आकार पर थे तो कुछ यू के आकार पर थे, यानी कि उनका यह अवधि जो था वह लंबा था। वहीं भारत की जो अवधि थी जाने की और निकलने की वह बहुत ही कम ड्यूरेशन का था। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आबलिक से कथन सही है आबलिक हैं। पहला आपका है जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, और वहीं आपका दूसरा जो है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं पीएम गति शक्ति के ढांचे को साथ जोड़ा जाएगा। इसमें कूट के द्वारा सही उत्तर चुनना है। निम्नलिखित में से जो कूट दिया गया है इसके अनुसार जो ऑप्शन 2 है यही आपका सही है, यानी कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 7 इंजनों की बात करता है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जन संचार साधनों और जल मार्गों और लॉजिस्टिक अवसरों के संबंधित परियोजना पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ जो किया गया था वह आपका 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था, जबकि हमारा ऑप्शन में पहला जो था वह आपका 2022 था। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाता है। गति शक्ति योजना के तहत 2019 में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन 7 इंजनों से चलाया जाता है। ये हैं आपके सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, भारी यातायात, जल मार्ग तथा लॉजिस्टिक अवसंरचना। ये सभी इंजन भौतिक अवसंरचना के 7 इंजन हैं। इस अनुसार अगर देखा जाए तो अवसंरचना का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि एक प्रोवाइड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। और ये 7 हैं, इनको आप याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है। आपका ये योजना है और यहाँ पर वर्ष दिया गया है जो डैश के बाद। पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन 2015, और फिर उसके बाद आपका बी है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। फिर उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014। फिर उसके बाद डी ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। यह आपका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है यही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2016 में, वहाँ क्या था आपका 2015 था, में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य गांव में के एक समूह का विकास करना जो कि समानता और समावेशी पर ध्यान देने के साथ ही ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित करता है। अतः जो विकल्प ए है वह आपका सही है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है। पहला आपका है जीएसडीपी, यानी कि जो आपका स्टेट
जीडीपी है उसके बारे में का 3.5% राजकोषीय घाटा राज्यों के लिए अनुमति थी। और बी आपका ऑप्शन है 2023-24 के बजट के अनुमानों में कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए हैं। वहीं अगर सी ऑप्शन देखा जाए तो 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा 5.5 से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगर डी ऑप्शन देखा जाए तो राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण की बात की गई है। तो अगर इस योजना की बात की जाए तो इसके अनुसार जो ऑप्शन ए है यही आपका ऑप्शन सही है और अन्य ऑप्शन आपके गलत हैं। यानी कि जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा की राज्यों को जो अनुमति प्रदान की गई थी। केंद्रीय बजट 2023-24 में राज्यों को जीएसडीपी 3.5% राजकोषीय घाटा की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत के क्षेत्र में सुधार के लिए जोड़ा जाएगा। 2023-24 के बजट अनुभवों में कुल व्यय लगभग 45 लाख करोड़ रुपया अनुमानित था और बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5%, वहाँ पर जो है आपका 5.5% था, इसलिए वह गलत था। घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया था तथा राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान किया जाएगा। वहाँ पर जो था वो 20 वर्षों के लिए था, इसलिए वह ऑप्शन आपका गलत हो गया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 की अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है, जो कि रुपए में है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। वहीं डी ऑप्शन जो है वह स्वास्थ्य शोध विभाग के लिए 9,155 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो बी ऑप्शन है यही आपका सही सुमेलित है, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 80,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 में विभिन्न विभागों की अनुमानित आवंटित राशि इस प्रकार है। यदि बात किया जाए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो विभाग है उसके लिए 86,175 करोड़ रुपए की बात की गई है। अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात की जाए तो इसमें 7200 करोड़ रुपए की बात की गई है। अगर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की बात की जाए तो 89,155 करोड़ रुपए की बात की गई है। और स्वास्थ्य शोध विभाग की बात की जाए तो इसके लिए 2,980 रुपए की बात की गई है। 2,980 करोड़ रुपए की बात की गई है। अतः आपका जो विकल्प बी है वही आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, परिवहन, नौकरी। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका, आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। स्वैच्छिक समाज सेवा जो होता है वह आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं रहता है, क्योंकि स्वैच्छिक समाज सेवा जो वॉलंटियर होते हैं जो कि समाज की सेवा करते हैं तो उनके उपलक्ष्य में उनको कोई आर्थिक इकोनॉमिक प्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए यह आर्थिक क्रिया का भाग नहीं है। जबकि अगर खेती की बात की जाए या किसानी की बात की जाए तो उससे द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। और परिवहन आप लोग जानते हैं महत्वपूर्ण सर्विस सेक्टर है, और नौकरी भी आपका महत्वपूर्ण जो है सर्विस सेक्टर में आपका सम्मिलित किया जाता है। आइए
इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग से है और सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन करती हैं, यानी उनके द्वारा जो होता है वह आपका प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के जो द्वारा जो होता है वह आपका इनकम का जनरेशन होता है। जब इनकम का जनरेशन होता है और यह अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण इनका रोल होता है, जैसे उपयोग, उत्पादन, परिवहन, नौकरी, किसानी आदि जो हैं, इसके द्वारा कोई भी चीज़ का, अगर मैं ही यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो एक मेरे द्वारा सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है और इसके द्वारा एक आपका इनकम का जनरेट हो रहा है, तो यह भी इनडायरेक्ट में एक सर्विस है। आदि स्वैच्छिक समाज सेवा का एक आर्थिक क्रिया नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य आय का सृजन करना नहीं होता है, बल्कि समाज का सेवा इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास में मानव संसाधन योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आबलिक से सही है? पहला जो स्टेटमेंट है, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। दूसरा आपका ऑप्शन है, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प उत्तर का चयन करना है। पहला है न तो एक न तो दो, दूसरा आपका ऑप्शन जो है दोनों एक और दो, और सी आपका ऑप्शन है केवल दो, और डी आपका ऑप्शन है केवल एक। तो जो डी ऑप्शन है यही आपका ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग इसका डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित होता है। अगर आप लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़े होंगे तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक होता है और दूसरा जो होता है वह डेवलपमेंट होता है, और जो यह डेवलपमेंट होता है यह आपका समष्टि भाव है, जबकि यह इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यह आपका व्यष्टि है और इसमें सिर्फ आपका इनकम की बात किया जाता है, जबकि डेवलपमेंट में वह सभी पहलुओं को देखा जाता है जो कि आपके एक विकास के रूप में जिसे परिभाषित किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सभी जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, आर्थिक और आर्थिक दोनों इसमें सम्मिलित होती हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास प्रभावित करने वाले कारकों में प्राकृतिक संसाधन, निवेश, पूंजी निर्माण, जनसंख्या, मानवीय पूंजी, जनसंख्या वृद्धि दर आदि शामिल है। जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास को दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं। एक तो आपका बचत दर को कम करती है और दूसरा जो होता है वह निवेश के स्वरूप में परिवर्तन लाती है। जनसंख्या वृद्धि ऊंची दर अर्थव्यवस्था में बचत दर को कम करती है, अतः दोनों कथन जो है वह सत्य है। अगर मान लीजिए कोई भी राष्ट्र या देश अथवा क्षेत्र या राज्य की अगर जनसंख्या वृद्धि दर तेजी में होती है तो वहाँ पर जो इनकम का जो ग्रोथ है या अन्य जो इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो वहाँ पर जो प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वहाँ पर जो रेवेन्यू का जनरेशन कम होगा तो पुनः यह प्रोडक्शन कम होगा, जो कि एक दुष्चक्र का जन्म देता है और उस राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि दर हाई लेवल में होता है उसको उसी चक्र में लपेटे रहता है, वह उससे बाहर जल्दी नहीं निकल पाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ राज व्यवस्था लिखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। राज व्यवस्था नहीं, यह अर्थव्यवस्था का सेक्शन चल रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18%, सब्सिडी 9%, रक्षा व्यय
8%। तो यही बात किया जाए 73 क्वेश्चन का, तो 73 का जो आपका है इसमें सही नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सब्सिडी जो है वह 9% नहीं होगा। अगर बात किया जाए जब कोई भी बजट बनता है, या एक पर्सनल हो या तो एक देश का हो, तो यहाँ पर दो तरह के खाके खींचे जाते हैं। एक रुपया आता है, रुपया का स्रोत कहाँ से है, और एक रुपया कहाँ पर खर्च हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसे एक सिक्का के रूप में दिखाया जाता है कि इतना भाग यहाँ से आया, इतना भाग यहाँ से, इतना भाग यहाँ से, और खर्च का दिखाया जाता है तो वह भी इसी के आधार पर दिखाया जाता है। तो उसी के संदर्भ में यह जिक्र किया गया है। तो ऐसा आप लोग जब भी बजट देखें तो ऐसा अगर दिखाई दे तो उसे ज़रूर आप लोग सीक्वेंस में असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में दोनों पढ़ लें, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम और किसमें कितना पिछली साल के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है उसको भी आप लोग देख लें, अपने रिव्यू कर लें, क्योंकि यहीं से प्रश्न उठाया जाता है 1-2। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है यहीं आपका सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय बजट में कुल परिव्यय में ब्याज भुगतान जो है आपका 20% है, और करों और राज्यों की भागीदारी जो है वह 18% है। रक्षा जो है वह आपका 13.2% है, और सब्सिडी जो है वह आपका 8.95% है। वर्ष 2023-24 के बजट में कुल 4,03,083.36 करोड़ रुपए अनुदान प्रस्तावित थे, जो कि कुल व्यय का लगभग 9% था। अनुदान यानी कि सब्सिडी की बात की गई है, में प्रसारित राशि में सबसे अधिक हिस्सा जो है वह खाद्य सब्सिडी के लिए था। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? वर्ष 1976, वर्ष 1900 जो सी ऑप्शन है वह वर्ष 1974, और बी ऑप्शन जो है वह आपका 1977, और डी ऑप्शन जो है वह वर्ष 1975। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी सही है, यानी कि वर्ष 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। और यह जो अधिनियम है यह केंद्र भारत सरकार द्वारा यह संसद में लाया गया था, और यह अधिनियम जो जल प्रदूषण से लेकर जितने भी राज्य अथवा लोकल बॉडी पर जो भी अधिनियम बनता है उसमें यह अम्ब्रेला की तरह काम करता है। जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा देश में पानी की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था, जबकि वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1981 में लाया गया था। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? पहला आपका ऑप्शन है फ्रांसीसियों को, हॉलैंड वासियों को, ब्रिटेन वासियों को, स्पेन एवं अमेरिकियों को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 75वां का, यह आपका ऑप्शन डी सही है। जो स्पेन और अमेरिकी वासी थे जो कि आए थे, उन्हीं के द्वारा फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने के विकास का श्रेय दिया जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। स्पेनिश और अमेरिकियों ने फिलीपींस में आप लोगों को जैसे मालूम है कि यहीं पर आपका मनीला है इसकी राजधानी, और यहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध अनुसंधान केंद्र है, और यहीं पर आपका एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी है। तो वहाँ पर नारियल और गन्ने के बागानों में भारी निवेश किया गया, और फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के कृषि विकास का श्रेय इन्हीं को जाता है।